गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? ओके, आज हम 10th क्लास का जो चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। हमने उसमें स्टडी किया था बच्चे, हमने थोड़ा सा लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज हम उसी के अंदर थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि रिफ्लेक्शन क्या चीज था। कि जब कोई प्लेन सरफेस के ऊपर एक रे ऑफ लाइट इस तरह से गिरे और गिरने के बाद में वो अपने ही मीडियम के अंदर रीबाउंस हो जाती है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी मीडियम पे लाइट, किसी सरफेस पे लाइट का गिरने के बाद में अपने ही मीडियम के अंदर रीबाउंस होना, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं बच्चे कि इस दौरान क्या होता है। कोई भी फिनोमिना हो, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन हो, हमें इमेजेस मिलती है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हमें क्या मिलती है बच्चे? इमेज मिलती है। और इमेज जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, पहली बात हम करते हैं कि इमेज होती क्या है। तो इमेज क्या होता है बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा कि व्हेन रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, कि क्या होता है कि कोई भी एक पॉइंट में से लाइट निकले, कोई भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कोई सोर्स में से लाइट निकले और निकलने के बाद में दे एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट, या तो वो एक्चुअल के अंदर रेज मिले या मिलती हुई अपीयर होती है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए मिरर। जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन समझ लीजिए, और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा दैट इज रिफ्लेक्शन, जो लेंसेज के थ्रू होता है। कि रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज वी ऑब्टेन द इमेज ऑफ दैट पॉइंट। कि मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट है, कोई भी एक सोर्स है जिसमें से रेज निकल रही है। ये हमारे पास मान लीजिए बच्चे कोई भी एक मिरर है। ठीक है, तो इस मिरर के हमने इस तरफ क्या कर रखा है बच्चे? कोटिंग कर रखी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इससे रेज गई, मान लीजिए कुछ यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद में वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, बट अगर यहां से कोई उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये जो रेज होती है बच्चे, ये वाली जो रेज है, उसको ये वाली जो रे है उसको यहां से आते हुए दिखाई नहीं देगी। ये वाली जो रे है उसको लगभग यहां से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां मिलेगी बच्चे? हमें दूसरी तरफ मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने लिखा कि रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। और रेज लीजिए, मान लीजिए मैंने इसको कोई एक और रे ली बच्चे और मैंने रे ड्रॉ की लाइक दिस, ये रे इधर आ गई। ठीक है बच्चे, क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा। आई और आर क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो अब अगर कोई इसको ऑब्जर्व करेगा बच्चे, तो उसको भी ये रे जो होती है वो पीछे वाली साइड से मिलती हुई आती हुई अपीयर होती है लाइक दिस। समझ इसको बच्चे, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमें उसकी यहाँ पे इमेज दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जनरली हम घरों के अंदर, हर घर के अंदर मिरर लगे होते हैं, जिसके अंदर हम सुबह तैयार होते हैं, जब मन करता है तो हम मिरर के अंदर देखते हैं, तो हमें सामने तरफ भी हमारी एक बॉडी दिखाई देती है। वो क्या होती है? हम ऑब्जेक्ट हो गए, वो हमारी क्या होगी बच्चे? इमेज हो गई। ठीक है, तो इमेज क्या चीज होती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट में से लाइट निकलने के बाद में वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो या लेंसेज से रिफ्लेक्ट हो। जब रिफ्लेक्शन का पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जब रेज या तो एक्चुअल में यहां पे मिले या अपीयर्स टू मीट, दैट इज नोन एज इमेज। तो ये जो मिलती है यहाँ पे एक्चुअल में नहीं मिल रही है, यहाँ सिर्फ अपीयर हो रही है, ऐसी इमेज को हम बोल देते हैं बच्चे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है बच्चे? रियल इमेज के अंदर हम देखेंगे कि रेज जो होती है वो एक्चुअल के अंदर कट करती है, वहां हमें रियल इमेज मिल जाती है। वर्चुअल इमेज के अंदर मिलती हुई जस्ट अपीयर होती है, और रियल इमेज के अंदर रेज जो होती है वो एक्चुअल के अंदर आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल जाती है। ठीक है, और इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस और भी होता है बच्चे, क्या? कि रियल इमेज जो होती है उसको आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो, लेकिन वर्चुअल इमेज को आप कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। जैसे हम मूवी देखने सब बच्चे गए होंगे तो पीवीआर के अंदर हम देखते हैं कि एक पर्दा होता है और पीछे से उसके ऊपर इमेजेस आती है, रेज आती है और उसके ऊपर गिरती है।
तो हमें वो इमेजेस ही दिखाई देती है और वो स्क्रीन के ऊपर बन जाती है। मतलब वो कैसी इमेज होती है बच्चे, वो रियल इमेज होती है। तो रियल इमेज को ही हम एक स्क्रीन के ऊपर हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज एक्चुअली रेज इसके अंदर एक्चुअल में मीट नहीं होंगी एंड वी कैन नॉट ड्रॉ इट ऑन ए स्क्रीन। हम स्क्रीन के ऊपर हम इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो ये इमेज के बारे में हुआ। मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए बच्चे डेफिनेशन को। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे मिरर्स के बारे में। ठीक है, कि मिरर किस तरह की इमेजेस बनाते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चे, जनरली क्या होता है, हमारे पास जो मिरर है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, वन इज नोन एज प्लेन मिरर एंड सेकेंड वन इज नोन एज spherical mirror। ठीक है, प्लेन मिरर, सेकंड वन इज द spherical mirror। अब spherical mirror जो होते हैं वो भी आगे दो टाइप के होते हैं बच्चे। वन इज नोन एज concave mirror एंड सेकंड वन इज नोन एज convex mirror। ठीक है बच्चे, कि प्लेन मिरर तो एक ही तरह के प्लेन हो गया। spherical mirror भी दो तरह के होते हैं बच्चे, concave और convex। क्या कैसे बनते हैं बच्चे ये प्लेन मिरर्स? और ये तो सिंपल हमारे पास जो ग्लास होते हैं बच्चे, ये सिंपल हमारे पास कोई ग्लास है मान लीजिए लाइक इस टाइप से, और इसके हमें क्या करना है, एक तरफ, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए एक साइड में कोटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चे मान लीजिए इसके मैंने एक तरफ कोटिंग कर दिया लाइक इस टाइप से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, एक प्लेन मिरर बन जाएगा। तो एक सिंपल एक प्लेन है, ग्लास है, उसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया बच्चे, कोटिंग कर दिया, पेंट कर दिया, कलर कर दिया, तो उससे क्या बन जाएगा आपका प्लेन मिरर। सेकेंड वन इज द spherical मिरर। अगर क्या होता है बच्चे कि मान लीजिए आपके पास जो आपका ग्लास है वो कुछ इस शेप पे है लाइक दिस। अब हमने इसको क्या किया बच्चे, कट कर दिया। कट करने के बाद में हमें ग्लास जो है वो इस शेप का रह गया। अब हम इसके ऊपर, हमें एक तरफ इसके ऊपर कोटिंग करनी ही करनी है, तो कोटिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी कर सकते हैं, अंदर वाली साइड में भी कर सकते हैं और बाहर वाली साइड में भी कर सकते हैं। हम कोटिंग किस साइड में करते हैं उसी के बेस के ऊपर बनता है बच्चे कनकेव और कन्वेक्स। समझिए इस बात को, ऐसे कोई ग्लास का पीस था, इसको कोटिंग कट किया, कट करने के बाद में हमारे पास ये शेप आ गई। अब इसके अंदर हम यहाँ पे भी कोटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे भी कोटिंग कर सकते हैं। किस तरफ कोटिंग कर रहे हैं उसी के बेस के ऊपर हमारे पास दो तरह के मिरर हैं, वन इज नोन एज कनकेव एंड सेकंड इज नोन एज कन्वेक्स। ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं बच्चे। कनकेव मिरर हम इसको बोलते हैं बच्चे कि अगर मान लीजिए इस तरह से आपका सेंटर है, इस सेंटर से अपोजिट वाली साइड में जब हम कोटिंग कर देते हैं देन इट बिकम्स कनकेव मिरर। और अगर हम क्या करें बच्चे, ये हमारे पास मिरर है, ये यहाँ पे है, और अगर हमने बाहर वाली साइड में कोटिंग कर दी देन इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। अगर सॉरी अगर हमने इसके अंदर वाली साइड में कोटिंग कर दी देन इट इज नोन एज कन्वेक्स। अंदर वाली साइड में यानी सेंटर वाली साइड में करेंगे तो कन्वेक्स लाइक दिस, अगर अंदर वाली साइड में कर दिया तो कन्वेक्स, बाहर वाली साइड में करेंगे तो कनकेव मिरर। ठीक है, तो मिरर हमारे पास दो तरह के हुए, वन इज प्लेन मिरर, सेकंड इज spherical मिरर। spherical मिरर भी दो तरह के बच्चे, वन इज कनकेव एंड सेकंड इज कन्वेक्स। हम किस साइड में कोटिंग करते हैं उसी के बेस के ऊपर हमारे पास दो टाइप के मिरर बन जाते हैं, आइदर इट इज कनकेव और कन्वेक्स, डिपेंडिंग विच साइड वे आर पेंटिंग, कोटिंग और समथिंग पॉल्यूशन यू कैन से दैट। ठीक है, तो इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बच्चे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर इमेज किस टाइप से बनेगी, तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं। अब क्या चीज है बच्चे, ये जो आपके पास डायग्राम है ये आपके प्लेन मिरर का ही है। मैं इसको रीड्रॉ कर देता हूं। चलो, कि मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन क्या है बच्चे, इस तरीके से कोई एक प्लेन मिरर है लाइक दिस। यहां हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इस तरफ एक रे गई, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होगी, इस तरफ हमने कोटिंग कर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बच्चे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लगा रखा है, यहाँ पे ये लाइन नहीं लगाई हुई, इसका मतलब ये नहीं होगा कि जहां पे हमने लाइन लगा रखी है वहीं कोटिंग कर रखी है। इस पूरी चीज का मतलब है कि हमने पूरी तरफ क्या करके दूसरी तरफ कोटिंग कर रखी है। तो ये रे ऑफ लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरफ रिफ्लेक्ट होने का क्या होगा बच्चे, अगर कोई इसको यहां से ऑब्जर्व करेगा तो ये जो रे है इसको यहां से आती हुई अपीयर होगी। ठीक है, कोई दूसरी रे ले लीजिए बच्चे लाइक दिस,
इस तरफ नहीं जाएगी बच्चे, यहाँ जाएगी, और जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको ये इमेज यहाँ, इसलिए आप यहाँ पे पैरेलल भी, सॉरी परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर गिरेगी तो वो अपनी पाथ के ऊपर वापस आएगी, बट देखने से ऑब्जर्व क्या होगा कि हमें यहाँ पे आ रही है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। समझे इसको बच्चे, हर एक के अंदर एरो लगाना जरूरी है, रेस किस तरफ जा रही है तो इसके हिसाब से। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज हमें कहाँ मिल गई बच्चे, यहाँ मिल गई। दिस इज आई इज डिनोटिंग द इमेज, ठीक है। तो दिस इज द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। जनरली जो हम घरों के अंदर हमारी ड्रेसिंग के अंदर लगा होता है तो वो हमारा कौन सा मिरर होता है बच्चे, वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी कुछ खास बातें होती है। पहली बात अगर मैं बात करूं, हम जब कभी भी इमेज के सामने, मिरर के सामने जाते हैं तो हमारा हेड ही ऊपर होता है। कभी भी ऐसा नहीं कि हमारे पांव ऊपर हो जाए, ठीक है, आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। तो ऐसा होता है बच्चे कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो कैसी बनाएगा, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था इमेज फॉर्म इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब यही होता है बच्चे कि जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, सीधी इमेज मिलेगी आपको हमेशा, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से है तो इमेज भी मिलेगी वो भी इसी टाइप की मिलेगी। दूसरा, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल इमेज आप पता लगा सकते हैं बच्चे, क्योंकि यहां से रेज आई रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ चली गई, इस तरफ तो रेज गई नहीं, दे आर जस्ट अपीयर्स, वो सिर्फ अपीयर हो रही है। जब कभी भी रेज मिलती हुई, मीट्स होती हुई अपीयर होती है, देन देयर इज ऑलवेज वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर से जो इमेज मिलेगी वो कैसे मिलेगी बच्चे, वर्चुअल इमेज मिलेगी। थर्ड, अगर हम बात करें, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि हम जब मिरर के सामने जाते हैं, नॉर्मली हमारे घरों के अंदर जो मिरर लगे होते हैं, अगर उनके अंदर कोई एब्रीवेशन, कोई दोष नहीं है तो क्या होता है बच्चे कि जितना हमारा साइज होता है या कोई भी चीज जो मिरर के सामने आती है, जितना उसका साइज होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज भी क्या होता है, हमेशा सेम। अगर ऑब्जेक्ट का साइज ये है तो इमेज का साइज भी क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या रहेगा, सेम। थर्ड पॉइंट, अगर हम बात करें बच्चे की, ये हमें पता है बच्चे, अगर मान लीजिए इस तरफ से मिरर है तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं, मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरी इमेज जो मिलेगी वो एट सेम डिस्टेंस मिलेगी। मतलब ये जितनी डिस्टेंस होगी, ये मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जितनी ये डिस्टेंस होगी, इमेज की भी मिरर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर, इमेज और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर। दोनों के बीच की डिस्टेंस आगे और पीछे वो क्या होगी, इक्वल, ठीक है। लास्ट पॉइंट, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि इस प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है ना बच्चे, उसकी साइड क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है, ठीक है। आप कभी भी हाथ उठाइएगा मिरर के सामने जाके, अगर आप राइट हैंड उठाएंगे तो आपकी इमेज का वो आपको लेफ्ट हैंड अपीयर होगा, ठीक है। तो उससे साइड क्या हो जाती है बच्चे, चेंज हो जाती है, दैट इज नोन एज लैटरली इन्वर्टेड। तभी क्या होता है बच्चे, जो एम्बुलेंस के आगे जो वर्ड लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स जो लिखे होते हैं, वो उल्टे अक्षर, उल्टे फॉर्म में लगाते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं, ताकि जब सामने वाली गाड़ी के जो मिरर लगा होगा, प्लेन मिरर, वो इसकी जो इमेज मिलाएगा, वो बनाएगा, वो दोबारा से साइड क्या कर देगा, चेंज, और सामने वाले को प्रॉपर ये दिखेगा कि पीछे वाली साइड से क्या आ रही है, एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस इसी फंडा के कारण, इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या करते हैं बच्चे, तो आगे नेम जो लिखते हैं उसका रिवर्स ऑर्डर के अंदर बनाते हैं, और जब इमेज दिखेगी तो बिल्कुल ड्राइवर जो आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर, उसको प्रॉपर वो एम्बुलेंस वर्ड दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, वर्चुअल, सीधी बनाएगा, इरेक्ट, सेम साइज की बनाएगा, सेम डिस्टेंस के ऊपर बनाएगा। नेक्स्ट लास्ट में लैटरली इन्वर्टेड साइड क्या हो जाती है बच्चे आपकी, मतलब जो इमेज बनती है उसकी क्या हो जाती है, चेंज। तो पहले इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए बच्चे। किया नोट बच्चे, ओके। मैं इस चीज को रब कर रहा हूं बच्चे। अब हम बात करते हैं बच्चे, प्लेन मिरर के अंदर एक टर्म होती है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चे कि जैसे हम किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं तो जब हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं तो हम उसको चेंज करके देखते हैं। जैसे हम ट्राई रूम में जाते हैं तो वहां हमें हमारी बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है, क्योंकि बच्चे वहां मिरर क्या होते हैं, बहुत सारे हर तरफ मिरर लगे होते हैं।
तो वो इमेजेस का इमेज दोबारा बनाते रहेंगे, फिर जो इमेज मिली उसका एक और इमेज बन जाएगी। इस तरीके से हमें बहुत सारी इमेजेस जो है वो मिलती हुई अपीयर होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें ट्राई रूम के अंदर बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती है, ठीक है। तो उसी चीज के ऊपर है कि किसी भी अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है बच्चे कि लाइक इस टाइप से कि यहाँ पे आपके पास एक मिरर है, दूसरा भी यहाँ पे एक मिरर है बच्चे, एंड देयर इज एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। उनके बीच में थीटा का एंगल है, तो कितनी इमेज मिलेगी? मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है बच्चे कि मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी यहाँ पे मान लीजिए इमेज मिल गई, फिर ये वाली जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट की भी तरह करेगी, तो ये भी इसकी इमेज बनाएगी, फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये भी इसके अंदर इसके लिए इमेज बनाएगा। तो बहुत सारी मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है। तो वो कितनी बनती है उस चीज को बताने का तरीका क्या है बच्चे? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि n हम फाइंड आउट करते हैं कैसे 360 डिग्री बाय 90, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करिए बच्चे, 360 बाय थीटा, इसको डिवाइड करिए। थीटा क्या है? दो प्लेन मिरर जो है उनके बीच में एंगल कितना है। लेट इट बी उनके बीच में एक बार मान लीजिए कि कुछ ऐसा सिचुएशन है, देयर इज ए एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो आप करेंगे 360 बाय 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 4। अब कंडीशन सुनिए बच्चे कि सबसे पहले 360 बाय जो भी एंगल है उनके बीच में वो लिखिए। अगर ये आ जाता है आपका इवन, क्या आ जाता है बच्चे? इवन, जैसे ये आ गया, ठीक है। अगर ये आ गया इवन, तो आपकी जो इमेजेस मिलेंगे वो कितनी बनेगी? 10। 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। अगर ये चीज इवन आ गया तो उसमें से एक कम कर दो, यानी आपने इसको कट किया 4 में से 1 कम कर दीजिए बच्चे, 3 इमेजेस आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है बच्चे कि अगर 360 बाय थीटा आ जाए आपका ओड, बाई चांस इसको डिवाइड किया और ये कितना आ गया बच्चे? मान लीजिए आ गया आपका ओड। ओड आने के ऊपर क्या बनेगा बच्चे? ओड आने के ऊपर जितनी इमेजेस मिलती है उतनी की उतनी, बस, यानी उसमें से 1 माइनस करने की आपको नीड नहीं है। दिस इज व्हेन 360 डिग्री बाय थीटा इज एन इवन क्वांटिटी, और अगर ये कब आएगा बच्चे? व्हेन 360 बाय थीटा इज एन ओड नंबर। समझिए चीज को बच्चे कि अगर कोई भी डिवाइड करने से कोई भी ओड नंबर आ जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास वही कहूंगा कि सिंपल जिसको जितने से डिवाइड करेंगे वो एंगल से डिवाइड करेंगे, जितनी नंबर बनेगी वही इसके अंदर आ जाएगी। समझिए चीज को बच्चे। और इस केस के अंदर 1 माइनस करके आपके पास इवन, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे बच्चे, तो क्या करेंगे आप? हमारे पास इसको डिवाइड करेंगे तो बने 4 इज एन इवन, उसमें से कम कर दीजिए 3। और बाई चांस अगर यहाँ पे हम किसी तरह इसको डिवाइड करते और ऑलरेडी मान लीजिए 3 नंबर आ जाता, ठीक है, इनके बीच में मान लीजिए एंगल हो गया 120 का, दो मिरर है उनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? एंगल तो थोड़ा सा हो जाएगा कि अगर मान लीजिए एंगल कितना हो जाए 120, तो उस केस में कितना होगा? 360 बाय 120 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 3 इज एन ऑड नंबर। तो उस केस के अंदर जो इमेज मिलेंगी वो कितनी मिलेगी आपको? 3 मिलेगी, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की कितनी इमेज मिलती है उस चीज को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे। ओके, मैं इस चीज को रब कर रहा हूं बच्चे। ओके, ठीक है। आगे आपकी बुक के अंदर इस प्लेन मिरर के कुछ यूजेस लिखे होंगे, लाइक हमारे घरों के अंदर जो हम ड्रेसिंग वगैरह के अंदर जो मिरर लगाते हैं वो जनरली हम प्लेन मिरर लगाते हैं, वहां हम इस चीज का यूज करते हैं बच्चे। दूसरा सोलर कुकर जो होता है, अब एक चैप्टर आएगा सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पे भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं बच्चे, ताकि रेस जो है वो सारी के सारी सोलर कुकर के अंदर जाए। तो उस जगह के ऊपर भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। हमारे पास टेलीस्कोप होते हैं बच्चे, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, वहां पे भी हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं। हम पेरिस्कोप के अंदर भी इस चीज का यूज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल, कुछ यूजेस हैं प्लेन मिरर के जो हम जनरल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहां कहां हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम कुछ टर्म्स, आज हम कुछ टर्म्स स्टडी करेंगे बच्चे जो हमें हेल्प करेंगी किसके अंदर? वो हमें हेल्प करेगी जब हम स्फेरिकल मिरर्स यानी कनकेव और कन्वेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, तब हमें वो चीज हेल्प करेगी। तो उसके कुछ टर्म्स और पॉइंट्स हम बात करते हैं। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए बच्चे ये हमारे पास कोई भी एक
प्लेन मिरर हम बनाने सॉरी स्फेरिकल मिरर बना रहा हूं और मान लीजिए मैंने इस तरफ क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो कौन सा मिरर बन गया बच्चे, ये इट बिकम्स कनकेव मिरर। अब हमें पता है बच्चे कि ये जो चीज था पहले एक स्फीयर को कंप्लीट कर रहा था, उसी को कट करके हमने मिरर बनाया है, तो उसका एक क्या है बच्चे, ये सेंटर। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी से हम इसको डिनोट करते हैं। कर्वेचर का मतलब होता है बच्चे कोई भी शेप, यहाँ ये स्फेरिकल शेप हो गया, तो जब हम इसको कट करते हैं तो तभी हमारे पास एक मिरर मिलता है, और ग्लास होता है उसका हम एक तरफ क्या कर देते हैं, कोटिंग, तो क्या बन जाता है वो मिरर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चे। दूसरा, अब ये जो आपका मिरर है इसका जो सेंटर आएगा लाइक दिस, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चे पोल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पोल, कि आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके सेंटर को हम क्या बोल देते हैं बच्चे, पोल। ठीक है, पोल, और कैपिटल पी से हम इस चीज को डिनोट करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज ए टर्म दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं बच्चे, एक लाइन और एक एक्सिस लाइक दिस, एक लाइन और एक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चे। प्रिंसिपल एक्सिस की एक रेस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस वो रेस जो एक रे या एक एक्सिस, एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि हमें पता है बच्चे सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर तक आते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होती है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ठीक है, तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। फोर्थ हमारे पास पॉइंट हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। सेंटर ऑफ, इस पूरी कर्वेचर का सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को हम पोल बोल देते हैं। एक लाइन, एक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज फोकस, जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फंडा क्या है कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, when the rays are parallel to the principal axis, वो तो सारी के सारी रेज जो होती है वो एक ही पॉइंट में से पास होती है, मीट होती है, that point is known as focus। कि when the rays are parallel to the principal axis, इसके जो रेज पैरेलल आएंगे वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में से पास करती है, and that point is known as focus। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टर्म दैट इज फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बच्चे। ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, ये जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे। और इस फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ एक रिलेशन होता है बच्चे, क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ की डबल होती है, और यू कैन से दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। और यू कैन से दैट कि आपका ये जो फोकस है वो इस डिस्टेंस का क्या होता है बच्चे, मिड पॉइंट। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डिस्टेंस, तो इनके बीच के ये जो डिस्टेंस होता है उसका ये सेंटर होता है। समझिए इसको बच्चे। ओके। नेक्स्ट एक वर्ड होता है बच्चे एपर्चर, जिसको हम बोल देते हैं, ये जो आपका मिरर है, इस मिरर की ये पॉइंट मान लीजिए एम है और ये एन, तो ये जो डिस्टेंस है यानी इस मिरर की विड्थ को हम बोल देते हैं एपर्चर। इससे ये पता चलता है कि हमारा मिरर छोटा है या बड़ा है, तो इनके ये जो विड्थ होती है दिस विड्थ इज नोन एज एपर्चर। ये कुछ टर्म्स हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, मिरर के मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन और एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सी एंड पी, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस, फोकस का होता है रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में से पास करते हैं, दैट इज नोन एज फोकस। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है।
Aperture, this distance is known as aperture. The width of the mirror is known as aperture. अब इस चीज को नोट कर लीजिए बच्चे. ओके, ठीक है. आज तो हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं फटाफट से. इन सब चीजों को नोट कर लीजिएगा बच्चे. मैं इसको रब कर रहा हूं. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कनकेव और कन्वेक्स के लिए हम रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे बच्चे. तो उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, मैं उनको आपको बता देता हूं. फर्स्ट, कि अगर आपके पास कनकेव मिरर है और इस तरफ आपने कोटिंग कर रखी है, ठीक है, ये F हुआ, ये C हुआ. अब क्या होता है बच्चे, अभी हमने रूल पढ़ के आए हैं कि जब रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट में से पास करती है. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रेज तो वो कहां से पास करेगी, एक पॉइंट में. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. फर्स्ट, ठीक है. सेकंड, अगर मैं बात करूं कि अगर ये आपका पोल हुआ, दिस इज पोल, ठीक है, और अगर इससे उल्टा भी अलाउड है. कैसे, कि अगर मान लीजिए कोई रे पहले फोकस में से पास होके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, कि अगर पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास करेगी, और अगर पहले फोकस में से आ रही है तो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. कनकेव मिरर इस तरह कोटिंग किया हुआ बच्चे. ठीक है, दो. थर्ड, अगर मैं बात करूं बच्चे, लाइक इस टाइप से, ये आपका यहां कोटिंग किया हुआ बच्चे. अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पोल के ऊपर स्ट्राइक होती है, आपका F है, ये C है, तो ये जितने एंगल से आती है उतने एंगल से ये बाहर भी निकल जाती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पोल के ऊपर जितने एंगल के ऊपर स्ट्राइक होगी उतने से ये बाहर भी निकल जाएगी. ठीक है बच्चे, थर्ड पॉइंट, थर्ड रूल हो गया. फोर्थ रूल देख लीजिए बच्चे. फोर्थ, चलो यहां देख लीजिए. मैं एक्चुअली में इसके सामने कनकेव पर दिखाना चाह रहा था, चलो मैं यहां बना देता हूं. फोर्थ, ठीक है, ये थर्ड हो गया. फोर्थ, ये अगर आपके पास कनकेव मिरर है, कोटिंग, ये C और ये, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके आती है बच्चे, लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके आएगी तो वो अपने ही पाथ के ऊपर वापस निकल जाती है. याद रखिए, जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है. ऐसा क्यों करती है, उसका रीजन आप मेरे को कमेंट में सेक्शन में डालिएगा कि ऐसा क्यों होता है, अगर आपको पता हो तो. अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, ये तो आपके पास कनकेव मिरर का केस हो गया. अगर मैं कन्वेक्स के अंदर सेम काम करता तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है बच्चे, आपने कोटिंग इस तरफ किया हुआ है, दिस इज F, दिस इज C. अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आएंगे तो इस तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि आपने क्या कर रखा है, कोटिंग. हमेशा क्या होता है बच्चों, तो जिस तरफ हमने पॉलिश नहीं किया होता रेज उधर से आती है. अब ये रे इधर चली जाएंगी, इस तरफ तो गई नहीं, बट इस केस के अंदर भी ये अपीयर होते हैं कि कहां से पास हो रही है, फोकस में से. इसमें तो एक्चुअल में फोकस में से पास करती है, और इस वाले केस में दे जस्ट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. सिर्फ फोकस में से पास होती हुई अपीयर होती है. ठीक है, फर्स्ट. सेकंड, कि अगर कोई रे आपको, ये आपके पास फोकस हुआ और ये पॉलिश, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर. कोई रे इस तरह से आ रही है बच्चे कि वो ऐसा लग रहा है कि वो कहां से पास हो रही है, फोकस में से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, हो जाएगी. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट, ये आपके पास पोल और ये पोल है. अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरफ गिर रही है पोल के ऊपर तो इस तरफ बाहर निकल जाएगी, जितना ये I है उतना बाहर हो जाएगा. समझ रहे, I इज इक्वल टू R. थर्ड, फोर्थ, अगर मैं बात करूं बच्चे, इसके अंदर भी क्या होता है, इसी टाइप से कोई सिचुएशन बनती है कि दिस इज F एंड दिस इज C. तो अगर आपकी कोई रे ऑफ लाइट इस तरफ आ रही है कि आपको लगे कि वो कहां से पास हो रही है, C में से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने ही पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है. दिस इज द रूल. इन रूल्स की हेल्प से हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को, ग्राफ को नोट कर लीजिए बच्चे. पैरेलल आएंगे तो फोकस में से पास करेंगी, पहले फोकस में से पास हुई तो पैरेलल हो जाएंगी,
पोल पे गिरेगी जितने एंगल पे उतने से बाहर निकल जाएगी, और अगर सी में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, नोट कंप्लीट करिए। थैंक यू। चैनल को लाइक करिए बच्चे और सब्सक्राइब करिए।